सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईडी के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। शाम को इस क्लास को मैं लेकर के आता हूँ मंडे टू फ्राइडे 4 साढ़े 4 बजे, ताकि आपको पता लगे अप्रोच आपकी इंग्लिश को लेकर के क्या होनी चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ और बहुत सारे एग्जाम्स को एसएससी बैंक्स के मैंने पास्ट में क्लियर किया है। तो अपनी अप्रोच से मैं आपको अवेयर करवाता हूँ। तो उसी अप्रोच से आज सुबह का सेकंड आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। सुबह का डिलीट एंड कंट्रोल इसका टाइटल है। ये लिखा हुआ है प्लाज्मा थेरेपी पे, जिसको भारत सरकार ने बोल दिया है कि बिल्कुल काम की नहीं है। डिटेल में देखेंगे कैसा लिखा हुआ है, लेकिन आपको अप्रोच करना है उस तरीके से जिसमें ग्रामर और वोकैबुलरी साथ में आ जाए ट्रांसलेशन के। आपने बहुत सारी ट्रांसलेशन की वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक कंप्लीट पैकेज बनाने की। सारी ग्रामर जो आज आप सीखोगे और सारी वोकैबुलरी अप्लाई करोगे इस क्विज पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये बाकी का क्विज है, बाकी के 4 क्वेश्चंस है ना। सब लोग इसको एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन लाइव करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे डिलीट एंड कंट्रोल। डिलीट तो आप जानते ही हैं, हटा देना किसी चीज़ को। कंट्रोल करने का मतलब होता है नियंत्रण में लाना। कह रहे एक बहुत ख़राब चीज़ है हमारे बीच, एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आप उसको पहले तो कर दो डिलीट और फिर उसको कंट्रोल करो। कहीं आपको बची हुई मिले भी तो आप उस पर नियंत्रण लाओ, क्योंकि वो काम की नहीं है, हमारा वक्त बर्बाद कर रही है। अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है आईसीएमआर के ड्रॉप कर देने को, प्लाज्मा थेरेपी को। ये प्लाज्मा थेरेपी अब प्रूव हो गया है, ज़्यादा काम करती नहीं है। हमारा जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने भी इस बात को मान लिया है। अब आर्टिकल यही कह रहा है कि माना है ना तो अच्छे से मानो, डिलीट कर दो इसको और कंट्रोल करो जहाँ जहाँ डॉक्टर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। समझ गए? अब बढ़ेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ, क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी, हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल वाईटी के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं। कह रहे द आईसीएमआर मस्ट असेस एविडेंस एंड बी वेरी स्पेसिफिक विद रिकमेंडेशंस ऑन ट्रीटमेंट। कह रहे जो आईसीएमआर है ना, हमारी जो गवर्नमेंट की संस्था है मेडिकल रिसर्च करने वाली, कह रहे इसको असेस करना ही चाहिए। मस्ट का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, किसी काम को करने की आपकी मजबूरी। असेस का मतलब होता है जायजा लेना, कौन सी चीज़ में कितना दम है, इवेल्युएट करना। कह रहे इसको जायज़ा लेना ही चाहिए उस एविडेंस का, उन सबूतों का, और साथ ही साथ इसको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ बोलना चाहिए रिकमेंडेशंस के बारे में इस ट्रीटमेंट को लेकर के, ऑन ट्रीटमेंट। तो प्लाज्मा थेरेपी पे जो भी सबूत आपके पास हैं, जो भी रिसर्च हुई है, पहले तो उसको अच्छे से इवेल्युएट करो और फिर साफ साफ बताओ डॉक्टर्स को क्या ये काम करती है या ये काम नहीं करती है। सब्जेक्ट आपका आईसीएमआर, वर्ब है मस्ट असेस, दूसरी वर्ब है बी। बी से पहले मस्ट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार रिपीट नहीं किया जाता। यहाँ पे ग्रामर कॉन्सेप्ट करेंगे, उससे पहले असेस के सभी सिनोनिम देख लेना। असेस, इवेल्युएट, वे, डिटरमिन, है ना। ये सब के सब किसी चीज़ को निर्धारित करने या उसकी वैल्यू को पता लगाने के लिए बोलते हैं ना, अपने असेस करने को। अब जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा कूल है। मेरे ख्याल से एक बार में आप समझ जाओगे, फोकस से समझा तो। देखो रूल ये कहता है कॉमन हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं किया जाता एक सेंटेंस में। कॉमन हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं किया जाता एक सेंटेंस में। ध्यान से सुन लेना इसको, क्योंकि मैं फिर से इस पे आऊँगा अभी, है ना। एक सेंटेंस देख लो पहला। यू मस्ट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम एंड मस्ट स्टे पॉजिटिव फॉर द रिजल्ट। आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, और आपको स्टे भी रहना चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। तैयारी भी अच्छी करो और मन को भी पॉजिटिव रखो। सेंटेंस थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। कैसे करेंगे भाई? मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और मस्ट यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है। देख रहे हो ना, सब्जेक्ट है यू, मस्ट पहली हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब प्रिपेयर, फिर एंड कंजंक्शन के बाद मस्ट दूसरी और स्टे उसकी दूसरी मेन वर्ब। अगर मस्ट 2 बार हेल्पिंग वर्ब बन के आई है, कॉमन है, तो इसको यहाँ से ड्रॉप कर दो। मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, आप समझ लो ये इनविजिबल है, ठीक है। ये यहाँ पे लगी हुई है लेकिन लिखी नहीं जाएगी। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ये इंप्रूव हो गया फर्स्ट वाला। द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल एंड हैव सॉलिड एविडेंस ऑफ देयर क्राइम। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्रिमिनल्स को, गुनहगारों को, और पुलिस के पास सॉलिड एविडेंस है उनके क्राइम की। देखो यहाँ भी हैव आ रहा है और यहाँ भी हैव आ रहा है। रूल क्या कहता है? कॉमन हेल्पिंग वर्ब को निकाल दो।
तो मैं क्या करूँगा, दूसरी बार से यहाँ से हैव को निकाल दूंगा। लेकिन जैसे ही आपने इस हैव को निकाला, सेंटेंस गलत हो गया। अब आप पूछो कि सर ऐसा क्या हो गया, मस्ट के साथ तो आपने किया था, हैव के साथ नहीं कर रहे। ध्यान देना, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, अरेस्टेड मेन वर्ब है, लेकिन एंड के बाद में हैव मेन वर्ब बन के आई है। पुलिस पजेस करती है, हैव करती है। इसकी जगह आप यूं भी लिख सकते थे, ऑन द पुलिस ऑन, है ना, या इसकी जगह पे आप पजेस भी लिख सकते थे। तो हैव का मेन वर्ब वाला रोल यहाँ पे हैव निभा रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कॉमन हेल्पिंग वर्ब को निकाला जाता है, मेन वर्ब को नहीं निकाला जाता। इस हैव को और इस हैव को आप दोनों जगह रखोगे। वैसे ही शी इज रिकवरिंग, यहां से फ्रॉम निकाल रहा हूं मैं, शी इज रिकवरिंग बट स्टिल इज इन डिप्रेशन। वो रिकवर कर रही है लेकिन अभी भी डिप्रेशन में है। आपने देखा सर वीड में बीच में बट कंजंक्शन आई है, इज 2 बार आ रहा है, तो मैं निकाल देता हूं। ध्यान दे लेना, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, रिकवरिंग मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इज खुद ही लिंक वर्ब बन के आई है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से इस मेन वर्ब का कोई कंपैरिजन नहीं है। आम और संतरे को कंपैरिजन नहीं किया जाता है। ये भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है, दोनों को रखना पड़ेगा। तो बस यही रूल है, हेल्पिंग वर्ब को निकालना, मेन वर्ब के पीछे मत पड़ जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब ही थी। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखो समरी सीधी सी है। प्लाज्मा थेरेपी आप जानते हैं, एक आदमी जिसको कोविड होकर के रिकवर हो गया हो, ऐसे आदमी की प्लाज्मा को निकाल के दूसरे आदमी के ब्लड में डाल देते हैं जिसको अभी कोविड हो रहा हो, है ना, जो भी इन्फेक्शन से जूझ रहा हो। लॉजिक ये है कि जिसकी प्लाज्मा निकाली आपने, वो आदमी रिकवर कर चुका है, दूसरे आदमी को ये प्लाज्मा उसके ब्लड में जाके हेल्प करेगी जल्दी रिकवर होने में। लेकिन पता लगा कि ये जो थेरेपी है इनइफेक्टिव है, कोई काम ज़्यादा करती नहीं है। अब हमारा आर्टिकल क्या कह रहे ये जो इनइफेक्टिव है ना, ये 6 महीने पहले दुनिया भर को पता लग गया था, लेकिन आपने आज की डेट में माना है 6 महीने बाद। तो एक तो आप हर काम देरी से करते हो, दुनिया जो पहले कर चुकी होती है। इससे क्या होता है, आप बहुत सारा टाइम एनर्जी जो है ऐसी थेरेपीज़ पे लगा रहे हो जो काम बिल्कुल भी नहीं करती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। आपने आज भी उसको कोविड की एक दवाई माना हुआ है, दुनिया नहीं मानती। तो कह रहा आप जो भी किया करो जल्दी किया करो दुनिया के साथ में। और दूसरा, अगर आपने देर सवेर अब इसको मान ही लिया है ना, तो डॉक्टर्स को साफ साफ शब्दों में बताओ इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बाजार में इसकी कालाबाजारी हो रही है। बहुत लोगों को काले बाजार में पैसे खर्चने पड़ रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए। समझ गए। आज की टोन है सजेस्टिंग, दूसरी है लॉजिकल। एक तो सजेस्ट कर रहा है आईसीएमआर को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को। दूसरा बता रहा है कि लॉजिक से चलो, पैंडेमिक का वक्त है, इमोशंस के साथ मत चलो, जो साइंस बोलता है उसी को फॉलो करो। शुरू कर देते हैं। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए, करे द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैज़ फाइनली ड्रॉप्ड its espousal of convalescent plasma therapy or CPT as treatment for moderate COVID-19 in its latest guidelines। कह रहा जो ICMR है ना, भारत सरकार की जो संस्था है, कह रहा इसने आखिरकार फाइनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ड्रॉप कर ही दिया है। ड्रॉप करने का मतलब है किसी चीज़ का पल्ला छोड़ देना, कह देना कि अब हमारी नहीं है। तो इसने हाल ही में आखिरकार जो है ड्रॉप कर ही दिया है इसकी उस एस्पाउजल को, इसकी उस दोस्ती को, इसकी उस वकालत को। ये वर्ड मैं समझाऊंगा अभी क्या होता है। अच्छा, वकालत किसकी? इस CPT नाम की थेरेपी की। कह रहा है और कैसे किया ड्रॉप? एक ट्रीटमेंट के तौर पे ड्रॉप किया है। और किसके लिए? मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। और कहाँ पे? अपनी लेटेस्ट गाइडलाइंस में, जो उसने अभी हाल ही में पब्लिश की हैं। तो नई गाइडलाइन में इसने ये लिख करके बताया है कि अब हम CPT जो थेरेपी है, इसको हम बिल्कुल भी कोविड-19 की थेरेपी नहीं मानते हैं। समझ गए। अब आज सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें, ICMR की वर्ब है हैज़ ड्रॉप्ड, हैज़ प्लस में V3। अब जो देखने वाले वर्ड्स हैं ना, वो देखो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं हमारे पास। कन्वेलिसेंट, ये वन वर्ड है, आप इसकी निशानी लगा सकते हो सेंट नाम के रूट से। ये रूट मैं शायद खबरी पे करवा चुका हूँ या करवा दूंगा आजकल में। इसका मतलब होता है बिकम, होना, है ना, बिकम या होना होता है इस रूट का मतलब। कन्वेलिसेंट का मतलब होता है जो आदमी कन्वेल हो रहा हो। कन्वेल रूट का मतलब होता है हेल्दी। कन्वेलिसेंट हर वो आदमी है जो बीमारी से रिकवर कर रहा हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा हील हो रहा हो।
समझ गए। अब देखो वैसे ही वर्ड बना इवेनिसेंट। इवेनिसेंट का मतलब है जो इवेन बन रहा हो, इवेन मतलब वेपर, ऐसी चीज जो भाप बन के उड़ रही हो आपके सामने, वो होती है इवेनिसेंट। समझ रहे हो मेरी बात को। कोई आदमी है आपके सामने दम तोड़ रहा है, तो उसकी लाइफ इवेनिसेंट है, आपके सामने अभी वेपर बन के उड़ रही है धीरे धीरे करके। अडोलिसेंट वो होते हैं जो एडल्ट बन रहे होते हैं, ऐसे बच्चे जो 16 से 17 साल के होते हैं, 18 साल में आने की एज में होते हैं, एडल्ट बनने की एज में होते हैं। ऑब्सोलिसेंट हर वो चीज़ है जो ऑब्सोलीट हो रही हो, चलन से बाहर हो रही हो। ऑब्सोलीट का मतलब है आउट ऑफ फैशन। जैसे आज की डेट में लैंडलाइन फोन्स जो हैं वो ऑब्सोलिसेंट हैं, उनको कोई भी यूज़ नहीं करता है। वैसे रेमिनिसेंट हर वो चीज़ जो एक रिमाइंडर बन रही हो। रेमिनिसेंट का मतलब होता है याद को ताज़ा करवाने वाला। हर वो चीज़ जो रिमाइंडर बने, किसी चीज़ की याद को ताज़ा करवाए, वो होती है रेमिनिसेंट। तो इस सेंट रूट से आप 5 वन वर्ड्स को बना सकते हो। बस आपको इस रूट का मतलब याद रखना है, सेंट क्या होता है। चलिए नोट कर लेना इसको। स्पाउजल वर्ड को देख लेना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है आपका बेटर हाफ, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, है ना। स्पाउस नाम के नाउन से हमने ई लगा के एक वर्ब बनाई, स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है किसी को अपना स्पाउस बनाना, किसी से शादी करना या किसी की एडवोकेसी करना। अब कोई विचार है, कोई आइडिया है, उससे आप शादी तो नहीं कर सकते, पर उस विचार की आप अप्रूवल ले सकते हो, एडवोकेसी कर सकते हो, है ना। तो स्पाउस वर्ब से हमने स्पाउजल नाम का नाउन बनाया है, किसी चीज़ की वकालत, किसी चीज़ के लिए आपका अप्रूवल। अब बिल्कुल इसका उल्टा है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब जो आपके लिए बिल्कुल नया हो, ऐसा आदमी जो आपके लिए अनजान हो। अगर आप स्ट्रेंज कर रहे हैं ना किसी को, उस आदमी से नाता तोड़ रहे हैं। जैसे आपने स्पाउस किया तो आपने शादी की, इसका बिल्कुल उल्टा है, अगर आपने किसी को स्ट्रेंज किया तो उस आदमी से आपने सब नाते तोड़ लिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में कि सर ये वोकैबुलरी एसबीआई क्लर्क में काफ़ी रहेगी क्या, एसएससी सीजीएल में सफिशिएंट होगी क्या। देखो ये 10 साल की मेरी मेहनत है। 10 साल में मैंने जो चीज़ों को सीखा है और दिमाग में जाल बनाया वोकैबुलरी का। अगर मैं 10 साल में 10वीं एग्जाम्स पास करके आज टीचर बन सकता हूँ, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि क्लर्क के एग्जाम में तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी। सफिशिएंट नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। तुम पूरे मन से सीखो तो सही। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन इट्स गाइडलाइंस ऑफ अप्रैल 2022 CBD वॉज ऑलरेडी ऑन इट्स लास्ट लेग्स विद द एडवाइजरी recommending that it is advisable only in early moderate disease or within 7 days of symptoms। कह रहा है इसकी जो गाइडलाइंस थी अप्रैल 22 की, उसमें CPD जो थी वो पहले से ही मरने के दम पे थी, मरने की कगार पे थी। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ये इडियम मैं अभी करवा दूंगा आपको, है ना। और अच्छा कैसे थी ये मरने की कगार पे। कह रहा है ये थी उस एडवाइजरी के साथ ही जो रेकमेंड करने वाली थी, दैट वो इस चीज़ को कि ये एडवाइजेबल है, इसकी सलाह दी जाती है महज ओनली अर्ली मॉडरेट डिजीज़ के अंदर, शुरुआती के अंदर और कम डिजीज़ के अंदर, है ना, ज़्यादा बीमार ना हो, और या फिर शुरू के 7 दिनों में ही सिम्टम आने के बाद। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था अप्रैल 22 में कि ये ज़्यादा काम की है नहीं, अब इन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल भी काम की नहीं है। समझ गए सेंटेंस को। CPD सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, दूसरी वर्ब है इज, है ना। लास्ट लेग, लेग से 2 इडियम्स बनती हैं और आप इजीली समझ पाओगे। टू बी ऑन लास्ट लेग्स। देखो लास्ट लेग मतलब होता है आखिरी पाँव। किसी जानवर के 4 पाँव हैं, मान लो 4 में से 3 आपने तोड़ दिए, अब वो 1 पाँव पे खड़ा है, कितनी देर खड़ा रहेगा। आपने किसी चीज़ को अगर ऑलमोस्ट डेड कर दिया है, किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो वो चीज़ आ गई है लास्ट लेग्स पे, है ना। तो कन्वेलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी लगभग मर ही चुकी थी अप्रैल 22 की गाइडलाइंस में। अब लेग से एक और इडियम बनती है, नॉट टू हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, खड़े होने के लिए पाँव ना होना। इसका सीधा सा मतलब क्या है, कोई ऐसी बात कह देना, कोई ऐसी सपोर्ट को रखना, ऐसी चीज़ को क्लेम कर देना, ऐसे विश्वास को बना लेना जिसके पीछे तुम्हारे पास कोई एविडेंस ना हो। बस मानते हो, तुमने मान लिया और तुम्हारे हिसाब से चलता है, लेकिन प्रूव नहीं कर सकते हो। तो वो बिलीफ आपका जो होगा ना, उसके पास कोई लेग नहीं है स्टैंड होने को, कोई एविडेंस नहीं है प्रूव होने को। बढ़े आगे। कह रहा दीज अपडेट्स फ्लो फ्रॉम पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बाय ए टास्क फोर्स ऑफ डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ द ICMR। कह रहा है ये जो अपडेट्स आ रही है ना, पहले इसको मार दिया, लास्ट लेग पे ला दिया, अब इसको बिल्कुल ही मना बोल दिया। कह रहा है ये जो सारी अपडेट्स हैं ये फ्लो फ्रॉम होती हैं, इमर्ज फ्रॉम होती हैं, ये निकल करके आती हैं। और कहाँ से? पीरियोडिक रिव्यू से, बार बार के रिव्यू से। और किसका? मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का, दवाइयों और इलाज के तरीकों का। प्रोटोकॉल मतलब तरीका। और किसके द्वारा? एक टास्क फोर्स के द्वारा जो डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की है इन ICMR नाम की संस्था के। तो ये बैठे हैं, बस यही काम करते हैं, ये सारे जर्नल्स को पढ़ते हैं, सारी रिसर्च को पढ़ते हैं, और रिसर्च को पढ़ पढ़ के बार बार अपनी गाइडलाइंस में कुछ अपडेट लेके आते हैं। फ्लो फ्रॉम मतलब कहाँ से कौन सी चीज़ निकली, इसको इमर्ज फ्रॉम बोल दो, सरफेस फ्रॉम बोल दो। फ्रॉम इसके बाद में नेचुरली आएगा ही, अगर आप ये बता रहे हो कौन सी चीज़ का कहाँ से सोर्स हुआ, है ना।
बढ़े आगे। कह रहा है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स आर नॉट लीगली बाउंड टू फॉलो दीज रिकमेंडेशन टू द टी बट आर एक्सपेक्टेड टू सर्कमस्क्राइब देयर ट्रीटमेंट्स विद इन द गाइडलाइंस। कह रहा प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो लीगली बाउंड नहीं हैं, कानूनी तौर पे वो मजबूर नहीं है कि वो फॉलो करें इन रिकमेंडेशन को। जो आईसीएमआर ने बोला कानूनी तौर पे वो माने ही माने। और कैसे माने? टू द टी, ये एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है परफेक्टली। इसके पीछे की कहानी मैं भी आपको बता दूंगा, अभी मतलब समझ लो, है ना। तो कह रहे ये जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं इन पे कोई ऐसा बाध्य नहीं है, ये बाउंड नहीं है कि ये पूरा पूरा माने ही माने आईसीएमआर की गाइडलाइंस को। कह रहे लेकिन एक्सपेक्टेड होता है इनसे ऐसी आशा होती है पैसिव वॉइस में कि ये सर्कमस्क्राइब करेंगे, ये लिमिट करेंगे, कन्फाइन करेंगे, दायरे में बांधेंगे अपनी ट्रीटमेंट को इन्हीं गाइडलाइंस के। तो चाहे आप 100% मत मानो आईसीएमआर की गाइडलाइंस, लेकिन जो आईसीएमआर ने बोला है ना, आपकी ट्रीटमेंट उसके इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स की वर्ब है दो। पहली है आर बाउंड। आर बाउंड, बाउंड एक्चुअल में एडजेक्टिव है, आप इसको वर्ब भी मान सकते हो पैसिव में, पर एडजेक्टिव ज़्यादा सूट करेगा आपको, है ना। दूसरी वर्ब है पैसिव में आर एक्सपेक्टेड, है ना। अब देखने वाले वर्ड्स देखेंगे। टू द टी, देखिए टी आया है जो वर्ड है ना, इस वाले जो है स्टैंड से, गोल्फ के गेम से। गोल्फ में इस स्टैंड को बोलते हैं टी डबल ई, है ना। इस स्टैंड का मतलब क्या है? इस पे बहुत परफेक्शन के साथ आपको गेंद रखनी होती है और फिर आप शॉट खेलते हो, तो बहुत परफेक्शन से जुड़ा हुआ है ये टी नाम का स्टैंड। टू द टी जो है ना, इसका मतलब यही है किसी काम को परफेक्शन के साथ करना, कंप्लीटली करना, बिल्कुल भी उसमें कुछ ना छोड़ना। समझ गए? इसको टी डबल ई भी आएगा और कभी कभी सीधा टी लिख करके भी आ जाएगा, टू द टी। अब सर्कमस्क्राइब क्या होता है? किसी चीज़ को कन्फाइन करना, दायरे में घेरना। जैसे सर्कम मतलब एक जो है गोला, स्क्राइब का मतलब है लिखना। ये एक डॉट है, इसके चारों तरफ आप एक गोला बना दो, स्क्राइब कर दो, तो इस डॉट को आपने दायरों में डाल दिया है, लिमिट्स में डाल दिया है, इनक्लोज कर दिया है, कन्फाइन कर दिया है। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कन्फाइन करना। एक और वर्ड है सर्कमवेंट। सर्कमवेंट का मतलब क्या है? किसी गोले के चारों तरफ से होकर निकलना। वेंट मतलब जाना, सर्कम मतलब गोला। आपको पता है इस गोले में से होके नहीं गुजर सकते हो, तो आप उसके चारों तरफ से निकल रहे हो, साइड साइड से। किसी सॉल्यूशन को लाना, किसी प्रॉब्लम के सीधे सीधे नहीं, जुगाड़ करके। समझ गए ना? सर्कमवेंट कर रहे हो, ओरिजिनल प्रॉब्लम को आप पता नहीं सुलझा पाओगे, लेकिन जुगाड़ करके उस गोले के चारों तरफ से आप जो अपना रास्ता बना रहे हो, सॉल्यूशन को ला रहे हो। दोनों वर्ड सर्कम रूट से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे लास्ट ईयर द आईसीएमआर in one of the definitive clinical trials in the world demonstrated that CBD neither saved lives nor improved patient outcomes but was equivocal about it in public। अब बता रहा है आईसीएमआर की अच्छाई और बुराई दोनों। कह रहा है पिछले साल आईसीएमआर जो है ना, अच्छा क्या हुआ? कह रहा है एक सबसे ज़्यादा डिफिनिटिव क्लिनिकल ट्रायल्स में, डेफिनेटिव का मतलब है जिसमें डेफिनेशन आए, जो डिफाइन करे किसी चीज़ को, एकदम कंक्लूसिव हो, है ना। तो कह रहा है एक अपने आज तक के सबसे निर्णायक जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनमें से एक ट्रायल में जो आज तक दुनिया में हुए हैं, कह रहा है इस आईसीएमआर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिखाया दैट वो ये कि ये जो थेरेपी है ना तो ये बचाती है ज़िंदगियों को, सेव करती है ज़िंदगियों को, और ना ही ये इम्प्रूव करती है पेशेंट के आउटकम को, पेशेंट के नतीजे को, लेकिन यही आईसीएमआर जो है वो इक्विवोकल रहा। ये साफ साफ नहीं बोला, इक्विवोकल रहना मतलब अनक्लियर रहना, ये बहुत अनक्लियर रहा इसके बारे में इन पब्लिक के अंदर। तो इसने बहुत अच्छा, बहुत ही इंटेलिजेंट एक क्लिनिकल ट्रायल किया आईसीएमआर ने, बड़े साफ साफ शब्दों में उसमें प्रूव किया कि ये काम नहीं करती है, लेकिन जब पब्लिक को बताने को आई बारी तो ये आईसीएमआर पीछे हट गया और पब्लिक को साफ शब्दों में नहीं बताया, उल्टी सीधी बातें करके कन्फ्यूजन बढ़ा दी। समझ गए ना? तो दोनों ही काम कर दिए इसने, अच्छा और बुरा। अब देखो इसमें एक देखने वाली चीज़ें, आईसीएमआर की वर्ब्स देख लो कौन कौन सी हैं। पहला तो इसने डेमोन्स्ट्रेट किया, है ना। दूसरी इसकी वर्ब है वॉज अनइक्विवोकल, इक्विवोकल, डिमॉन्स्ट्रेट किया और अनक्लियर था। सीपीटी की दो वर्ब्स हैं, सेव्ड और इम्प्रूव्ड, नीदर नॉर से जुड़ी हुई हैं, इसी भी अपना ग्रामर कॉन्सेप्ट है आज का। ये वर्ड देख लेना, डेफिनेटिव, जो कंक्लूसिव हो, जो निर्णायक हो, जैसे किसी टेस्ट सीरीज का, किसी मैचों की सीरीज का जो फाइनल मैच होता है वो कंक्लूसिव होता है, डेफिनेटिव होता है ना। इक्विवोकल हर वो चीज़ है जो अनक्लियर हो, एम्बिगुअस बोलते हैं, एम्बिवेलेंट बोलते हैं, वेग बोलते हैं, है ना। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये आप ऑलरेडी नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कर चुके हो। यही कॉन्सेप्ट को नीदर नोर और इधर और पे भी लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई, इनके बाद जैसे नीदर है, नीदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच रखी है आपने, वही नोर के बाद भी रखनी है। अगर इसके बाद वर्ब है तो इसके बाद भी वर्ब हो, इसके बाद नाउन है तो इसके बाद भी नाउन हो। अब इनको अपने अप्लाई करेंगे, ईदर और, नीदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो पे। नीदर राम
नोर हिज फ्रेंड्स हैव या हैज़ रिकवर्ड। ना तो राम और ना ही उसके दोस्तों ने अभी तक रिकवर हुए हैं। देखो नीदर के बाद में आ रहा है एक नाउन राम, नोर के बाद में एक नाउन आ रहा है फ्रेंड्स। आप बोलोगे बीच में हिज आ रहा है, ये हिज तो इस नाउन को डिफाइन करने के लिए आया है। इस हिज का इस नोर से कोई कनेक्शन नहीं है। नोर ने अपने बाद फ्रेंड्स नाम के नाउन को लिया है और नीदर ने अपने राम नाम के नाउन को लिया है। तो अब इस केस में देखोगे तो नीदर नोर का प्रयोग बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो फ्रेंड्स के हिसाब से आएगी। आपको पता है जो नोर और या बट आल्सो के पास में हो उसके हिसाब से हमें वर्ब लगानी होती है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रेंड्स के हिसाब से हैव को चूज करूँगा। समझ गए ना क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपको। और देखो इधर राम और इज वाइफ हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस, या तो राम या उसकी बीवी ने टेस्ट किया है पॉजिटिव इस वायरस के लिए, निकल करके पॉजिटिव आई है इस वायरस के लिए। इधर के बाद में राम और के बाद में हिज वाइफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्ब हैज आएगी क्योंकि और के बाद में एक सिंगुलर नाउन है, वर्ब उसके हिसाब से लगेगी, है ना, राम के हिसाब से नहीं लगेगी। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो इस हैज़ का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ देखो ये सेंटेंस थोड़े टेढ़े हैं। शी फिनिश्ड नीदर हर प्रोजेक्ट नॉर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। उसने ना तो अपना प्रोजेक्ट पूरा किया और ना ही इसके लिए माफ़ी मांगी। पूरा भी नहीं किया और बोल दिया नहीं करूँगी, है ना, माफ़ी भी नहीं मांगी। अब क्या करें भाई इसको। नीदर और नॉर की पोजीशन देखो, नॉर के बाद नीदर के बाद में आ रहा है हर प्रोजेक्ट और नॉर के बाद में आ रही है वर्ब। समझे मेरी बात को। यहाँ पे नाउन आ रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रही है। सेंटेंस गलत है। सेंटेंस को कैसे सही करें। इस सेंटेंस में यहाँ पे नाउन कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आप, नाउन कहीं है नहीं है। मतलब इसके बाद में वर्ब आनी है और नीदर के बाद में भी वर्ब ही आनी है। तो कैसे करूँगा, इस वर्ब को इस नीदर के बाद लाऊंगा, नीदर को उठा रहा हूँ, वर्ब से पहले रख रहा हूँ। शी नीदर फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट नॉर अपोलोजाइज फॉर इट। सेंटेंस अब सही बना, नीदर के बाद में भी वर्ब, नॉर के बाद में भी वर्ब, ना तो पूरा किया और ना माफ़ी मांगी। वैसे यहाँ देखो शी विल इधर हैव एन आइसक्रीम और अ पिज्जा, या तो वो आइसक्रीम खाएगी या फिर पिज्जा खाएगी। इधर के बाद में क्या आ रहा है, हैव नाम की वर्ब, और के बाद में क्या आ रहा है, पिज्जा नाम का नाउन। क्या करें, और के बाद में तो पिज्जा ही आएगा, दूसरी वर्ब तो है नहीं। तो इधर को भी किसी नाउन से पहले रखा जाए। अब वो नाउन कहाँ है, ये रहा आइसक्रीम। भाई जो खाएगी उसी चीज़ के पहले रख दो, यहाँ पे पिज्जा यहाँ पे आइसक्रीम। तो या तो वो आइसक्रीम खाएगी या वो पिज्जा खाएगी, इधर आइसक्रीम और पिज्जा। कहाँ गया। कर दिस गिव लीवे टू सम स्टेट्स पर्टिकुलरली द दिल्ली गवर्नमेंट विच ओपनली disavowed the ICMR's finding, encouraging several doctors to put the onus on helpless caregivers to source such plasma for those who had recovered from the illness। कह रहा है अब इस बात से हुआ क्या। कह रहा है इसने लीवे दे दिया, इसने आज़ादी दे दी। लीवे का मतलब होता है स्कोप देना, किसी को अपने काम करने की आज़ादी देना। कह रहा है इस चीज़ ने कई स्टेट्स को आज़ादी दे दी, लीवे दे दिया, खास करके दिल्ली की सरकार को, जिसने खुले में डिसअवाउ किया, जिसने खुले के अंदर दरकिनार किया, रिफ्यूज़ किया, रिजेक्ट किया ICMR की फाइंडिंग को। उसने बोला कि गलत फाइंडिंग है। और कैसे किया इस काम को, एनकरेज करते हुए बहुत सारे डॉक्टर्स को कि वो रख दें सारा जिम्मेदारी, सारी बर्डन, सारे ऑनर्स को उन हेल्पलेस केयर गिवर्स पे, पेशेंट के साथ में आने वाले उन दुर्भाग्यवश उनके रिलेटिव्स पे। अच्छा किस चीज़ की जिम्मेदारी, जो कि जिम्मेदारी है सोर्स करने की, लाने की ऐसी प्लाज्मा को ऐसे लोगों से जो रिकवर कर चुके थे इस इलनेस से पहले ही। समझ गए। तो दिल्ली की सरकार ने ये किया क्योंकि इसने साफ साफ बोला नहीं ICMR ने, तो इन्होंने क्या बोला, ICMR तो बिल्कुल गलत बोलता है, हम तो यही बोलेंगे अपने डॉक्टर्स को, पेशेंट का जो रिश्तेदार आए उसको बोल देना कहीं से प्लाज्मा को खुद साथ में लेकर के आए, क्योंकि प्लाज्मा हमारे हिसाब से तो काम करती है। दिल्ली की सरकार ऐसा बोली। समझ गए। दिस की वर्ब है गिव, विच की वर्ब है डिसअवाउड। डिसअवाउ का करना मतलब होता है डिसएक्नॉलेज करना। किसी ने आपको कुछ कहा है, आपने बोल दिया भाई मैं नहीं मानता, है ना। फोर्सवेयर करना, रिफ्यूज़ करना, रिजेक्ट करना, सब इसके सिनोनिम है। जब दिल्ली की गवर्नमेंट ने डिसअवाउ किया उसी वक्त ये एनकरेज भी कर रही थी डॉक्टर्स को। एनकरेजिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ऑनर्स का मतलब आप जानते हैं जिम्मेदारी। हेल्पलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, बहुत ही जिनकी हालत ख़राब हो। पेशेंट के जो रिश्तेदार है ना उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है पेशेंट से, है ना। पैसे भी उनको देने हैं, ध्यान भी उनको रखना है, अपना भी और पेशेंट का भी। अच्छा दोस्त जो हैं ये एक आप जानते हो, जब जब आपको एडजेक्टिव क्लोज या एडजेक्टिव फ्रेज मिले तो देम और दे की जगह पे दोज लगाया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कई बार कर चुके हैं। आगे बढ़े। कह रहा द क्लैमर फॉर प्लाज्मा हैड बर्थड इट्स ओन काइंड ऑफ इकोसिस्टम। कह रहा जो शोरगुल है ना प्लाज्मा के लिए जो चीख पुकार है,
इसने बर्थ कर दिया था, बर्थ एक वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है जन्म देना। कह रहा है इसने जन्म दे दिया था अपने ही काइंड के, अपने ही तरह के एक इकोसिस्टम को, एक इन्वायरमेंट को। जितना शोर प्लाज्मा के लिए मचा उतनी ही इसकी कालाबाजारी हुई। एक इकोनॉमिकल इकोसिस्टम बन गया जहाँ पे लोग प्लाज्मा की खरीद फरोख्त कर रहे थे। अब देखने वाली कोई चीज़ इसमें है नहीं। क्लैमर आप जानते हैं, नॉइज, कमोशन, आउट क्राई है ना, चीख पुकार के लिए यूज होता है। कह रहा देयर वर एप्स डिजाइन टू कनेक्ट डॉक्टर्स टू रेसिपिएंट्स an inevitable black market, and if the plasma did not seem to be working, the tendency was to blame the quality of plasma rather than recognize the futility of treatment. कह रहा है वहाँ पे एप्स भी थी, डिजाइंड हुई थी, जो कनेक्ट करने के लिए थी डोनर को रिसिपिएंट के साथ। ऐप बनी हुई है, आप रजिस्टर कर लो। अगर आपके पास प्लाज्मा है तो अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, आप अपनी प्लाज्मा को बेच सकते हो किसी और को, है ना। तो कह रहा है ऐसी ऐप भी बन गई थी और एक इनएविटेबल ब्लैक मार्केट हो गया था। ये तो डोनर है तो फ्री में देने वाले थे, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग भी होने लगी थी जो इनएविटेबल है, जो अनअवॉइडेबल होती है ऐसे केसेस में। कह रहा है और अगर प्लाज्मा दिखाई ना देती हो काम करती हुई, तो टेंडेंसी यही हुआ करती थी, सबका आदत यही थी सबकी, कि वो ब्लेम करें प्लाज्मा की क्वालिटी को बजाय पहचानने के फ्यूटिलिटी को, यूजलेसनेस को इस ट्रीटमेंट के। अगर प्लाज्मा काम कर जाए तो अच्छी बात, ना करे तो यूँ बोलते थे कि इसकी प्लाज्मा ही ख़राब है। कभी भी इस चीज़ को पहचानने की कोशिश नहीं की गई कि ये प्लाज्मा की ट्रीटमेंट जो है दुनिया भर में नकार दी जा चुकी है, ये यूजलेस मानती है दुनिया के डॉक्टर्स। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा लंबा है ना। सब्जेक्ट वर्ब मैच करें, एप्स की वर्ब है वर, डिजाइंड एक एडजेक्टिव है। कौन सी ऐप? जो डिजाइंड थी, जिनको डिज़ाइन किया गया था। डोनर मतलब जो दान करता हो, इनएविटेबल जिससे बचा ना जा सके, अनअवॉइडेबल हो। प्लाज्मा की वर्ब है डिड नॉट सीम, टेंडेंसी की वॉज, फ्यूटिलिटी का मतलब है यूजलेसनेस या इनफेक्टिवनेस, किसी चीज़ का असरदार ना होना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा लास्ट वीक इट टुक अ लेटर बाय अ क्लच ऑफ कंसर्न्ड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स टू इंडियाज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एज वेल एज रिजल्ट्स फ्रॉम ए ट्रायल पब्लिश इन द लैंसेट spanning around 11,000 patients that again found no benefit to demote CPT। अब देखो यहाँ अगर इसको सेंटेंस को पढ़ना है तो ये बीच वाला आपको करना पड़ेगा साइड में, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। अब देखो इसको साइड में करके मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। कह रहा है पिछले वीक क्या हुआ, एक लेटर लगा, इट टुक अ लेटर, जरूरत पड़ी एक लेटर की, इट टुक अ लेटर, और किसके द्वारा? एक क्लच के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा। और कौन सा ग्रुप? कंसर्न्ड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स का, ऐसे डॉक्टर्स का, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो कंसर्न थे, जो कि चिंतित थे। अच्छा, किस काम के लिए ये लेटर, किसके लिए था? ये लेटर था इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के लिए, और साथ ही साथ जरूरत पड़ी, एक लेटर के साथ साथ जरूरत पड़ी एज वेल एज रिजल्ट्स की एक ट्रायल से, रिजल्ट्स की एक क्लिनिकल ट्रायल से, जो पब्लिश हुआ था लैंसेट नाम की मैगजीन में। और ये ट्रायल कौन सा था? जो स्पैन अराउंड करता था 11,000 पेशेंट्स को, जो 11,000 पेशेंट्स के इर्द गिर्द घूमता था, 11,000 पेशेंट्स को अपने दायरे में लेता था। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ी इस सारे काम के लिए? जरूरत पड़ी डिमोट करने के लिए सीपीटी को। तो पिछले वीक जो है ना, सीपीटी को डिमोट करने के लिए एक लेटर लिखना पड़ा बहुत सारे समझदार लोगों को, भारत सरकार को, उनके साइंटिफिक एडवाइजर को, और ट्रायल की कॉपी भी लगाई उन्होंने लैंसेट में जो पब्लिश हुआ था 11,000 पेशेंट्स पे हुआ। इस लेटर के बाद ही भारत सरकार जागी और इसको डिमोट किया, प्लाज्मा थेरेपी को नीचे लेकर के आई, बताया कि ये काम की नहीं है। समझ गए? अब देखो बीच वाला पढ़ो, ये वो वाला ट्रायल था दैट अगेन फाउंड नो बेनिफिट, जिसने फिर एक बार पाया कि कोई बेनिफिट नहीं है। समझ गए ना? यही वो ट्रायल जो था जिसकी कॉपी को उन्होंने अटैच करके भेजा था। अब आ जाओ देखने वाली चीज़ें। इट टुक सब्जेक्ट और वर्ब। क्लच का मतलब दो होते हैं, पहला बोलते हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन को, शी इज़ इन अ फाइनेंशियल क्लच, वो एक फाइनेंशियल डिफिकल्ट प्रॉब्लम में है ना, फाइनेंशियली परेशान है। और क्लच का दूसरा मीनिंग होता है अ ग्रुप या कलेक्शन। तो यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स। कंसर्न का मतलब होता है जो चिंतित हो, इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट अभी कर लेंगे। स्पैनिंग का मतलब होता है जो रेंज करता हो, 11,000 पेशेंट्स के जो है अपने दायरे में लेता था। अब आ जाओ कंसर्न पे। ये 5 एडजेक्टिव्स हैं इंग्लिश में, जो जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करेंगे अपना मीनिंग भी चेंज कर लेते हैं। कंसर्न, इन्वॉल्व, लेट, प्रेजेंट और रिस्पॉन्सिबल। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, लेकिन अगर नाउन से पहले आए तभी नाउन को चिंतित बताएगा, एंग्शियस बताएगा। लेकिन अगर ये नाउन के बाद आ जाए इसका मतलब होगा रेलेवेंट। समझ गए मेरी बात को? रेलेवेंट। इन्वॉल्व का मतलब होता है जो इन्वॉल्व हो।
अगर ये नाउन से पहले आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन नाउन के बाद में आए तब होगा इन्वॉल्व। तो आपको एक मीनिंग पता है वो नाउन से पहले या बाद का होगा, दूसरा मीनिंग आपको जानने की कोशिश करनी है ना। लेट का मतलब होता है अगर नाउन से पहले लग जाए तो डेड, माई लेट ग्रैंडफादर है ना, डेड ग्रैंडफादर। और लेट अगर नाउन के बाद में लगे तो मतलब देरी से आने वाला, आई वॉज लेट टुडे, आज मैं देरी से आया। प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर, हाजिर तब जब प्रेजेंट नाउन के बाद में हो, अगर पहले हो प्रेजेंट का मतलब होता है हाल वाला, करंट। रिस्पॉन्सिबल अगर नाउन से पहले आ जाए तो पॉजिटिव सेंस में, रिस्पॉन्सिबल अगर नाउन के बाद में आए तो नेगेटिव सेंस में। तो ये पांचों का आपको खास ध्यान रखना है, इनकी पोजीशन का, है ना। चार्ट मैंने बना दिया, इस चार्ट को नोट करना आपका काम है। अब मैं आपको थोड़ा सा यूज करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन बनेंगे। द डॉक्टर ट्रीटिंग द चाइल्ड टॉक टू द पेरेंट्स कंसर्न्ड। डॉक्टर जो चाइल्ड को ट्रीट कर रहा था उसने बातचीत की चिंतित माँ बाप से। देखो बच्चे की ट्रीटमेंट चल रही है तो माँ बाप चिंतित तो होंगे ही, एंक्शियस तो होंगे ही, लेकिन एंक्शियस होने के लिए माँ बाप से पहले, पेरेंट्स से पहले कंसर्न को होना चाहिए। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, कंसर्न को निकालना है और पेरेंट्स से पहले रखना है। इस कंसर्न का पेरेंट्स के बाद रखने का मतलब है वो वाले पेरेंट्स से मिले जो कि रेलिवेंट थे, मतलब उसके कई सारे पेरेंट्स थे, डॉक्टर ने उस वाले पेरेंट्स को फ़ोन किया जो रेलिवेंट था। ऐसा हो सकता है क्या? पेरेंट्स तो एक ही होते हैं आपके, मतलब माँ बाप जो हैं आपके एक ही होते हैं। अगला सेंटेंस देखो, द डॉक्टर सेंड द पेशेंट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। डॉक्टर ने सेंड कर दिया, भेज दिया पेशेंट को रेलेवेंट डिपार्टमेंट में। भाई ये पेशेंट जो है ये कोविड का है, गलती से किडनी वाले डिपार्टमेंट में आ गया, तो डॉक्टर ने बोला भाई तुम रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जाओ, है ना, कोविड वाले डिपार्टमेंट में जाओ। अब देखो कंसर्न लग गया डिपार्टमेंट से पहले, जैसे यहाँ लगा है पेरेंट से पहले, तो पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हो गए हैं। अब डिपार्टमेंट को आपने परेशान कर दिया। भाई डिपार्टमेंट एंक्शियस नहीं है, डिपार्टमेंट रेलेवेंट है, जो सही डिपार्टमेंट है, अप्रोप्रिएट है। कंसर्न की पोजीशन को सही करो, डिपार्टमेंट के बाद में लगाओ, समझ गए ना। तो सेंड द पेशेंट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न रेलेवेंट। वैसे ही द पुलिसमैन नैप द इन्वॉल्व क्रिमिनल्स। पुलिसमैन ने नैप कर लिया, धर दबोचा जो क्रिमिनल्स से इन्वॉल्व थे, जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी क्राइम के अंदर। इन्वॉल्व अगर किसी नाउन से पहले आए तो उसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा। क्या कोई क्रिमिनल पेचीदा हो सकता है क्या? भाई पेचीदा मुसीबत होती है, पेचीदा कोई समस्या होती है, क्वेश्चन होता है। क्रिमिनल तो उसकी बात कर रहे हैं जो कि इन्वॉल्व था इस पूरे क्राइम में। तो आपको क्या करना है, इन्वॉल्व की पोजीशन को क्रिमिनल्स के बाद में रखना है, इन क्रिमिनल्स इन्वॉल्व, है ना। वैसे ही शी कंप्लेन अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल मैन फॉर किलिंग हर डॉग। उसने कंप्लेन की उस जिम्मेदार आदमी के सामने अपने डॉग को मारने के लिए, मतलब उस आदमी की कंप्लेन की जो कि जिम्मेदार था उसके कुत्ते की हत्या के लिए। देखो यहाँ पे गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ है। अगर गलत काम के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो नाउन के बाद में रखें, ना कि पहले। रिस्पॉन्सिबल मैन का मतलब है बड़ा ही जिम्मेदार आदमी, सब चीज़ों का जिम्मा ले लेता है ना, घर परिवार का ख्याल रखता है, बहुत ही सभ्य तरह का आदमी है, जेंटलमैन। आप नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हो, कुत्ते को मारने वाला आदमी है। द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग हर डॉग। मैन के बाद रिस्पॉन्सिबल आया, मीनिंग नेगेटिव में चेंज हो गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे फर्दर एविडेंस इज इमर्जिंग दैट CBD may be contributing to the evolution of COVID virus mutations that together may have been the final nail in the coffin। कह रहा और आगे की एविडेंस इमर्ज हो रही है, निकल कर क्या रही है कि ये जो थेरेपी है ना, हो सकता है ये योगदान दे रही हो, कंट्रीब्यूट कर रही हो इवोल्यूशन में, डेवलपमेंट में कोरोना वायरस की म्यूटेशंस के। एक का खून दूसरे में डाल रहे हो, इसी से कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन हो रही है, ऐसा मानना है, आगे की एविडेंस मिली है। और कह रहा है ये जो चीज़ है ना, टुगेदर इसी के साथ में हो सकता है मे हैव बीन रही हो फाइनल नेल इन द कॉफिन। अब ये क्या होता है भाई? कॉफिन का मतलब होता है ताबूत, नेल का मतलब होता है कील। किसी को आपने ताबूत में डाला और कीलें ठोकनी शुरू कर दी, जब आखिरी कील डाल दिया ना ताबूत में, अब उस आदमी के बाहर आने का कोई चांस नहीं है। आपने जो है उस आदमी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। ये एक फाइनल ब्लो हो जाएगा, एक डैमेज हो जाएगी जो फेलियर को कॉज करेगी, है ना। अब इसके बाद कोई चांस नहीं है आपके पास रिकवर होने का। ऐसा ही हमारे देश में शायद हुआ है, इस प्लाज्मा थेरेपी को हम करते रहे और इसी वजह से शायद ये कोविड की दूसरी लहर आई है। फाइनल नेल इन द कॉफिन बन गया ये जो है प्लाज्मा थेरेपी, शायद हमारे लिए, है ना। कह रहा हाउएवर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर ट्रीटमेंट्स विद लिमिटेड साइंटिफिक बेसिस फाइंडिंग अ मेंशन इन द ICMR गाइडलाइन। कह रहा फिर भी हालांकि ये एंड ऑफ द रोड नहीं है, अभी भी मामला पूरा शांत नहीं हुआ है। एंड ऑफ द रोड मतलब सड़क खत्म हो चुकी है, अब आगे कुछ भी नहीं है। तो कह रहा है ऐसा नहीं है, अभी सड़क बहुत आगे तक चल रही है, लंबी है रास्ता। उन ट्रीटमेंट्स के लिए जिनकी ना के बराबर या लिमिटेड ही साइंटिफिक बेसिस है,
उन ट्रीटमेंट्स के फाइंड करने के लिए एक मेंशन को, एक जिक्र को ICMR की गाइडलाइंस में। तो कह रहे आज प्लाज्मा को अगर इसने मान भी लिया है ना, निकाल भी दिया अपनी गाइडलाइंस में से, उसके बाद भी कई सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिनको आज भी ICMR ट्रीटमेंट मानता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे उनका कोई भी आधार इसके पास नहीं है। अब वो सारी ट्रीटमेंट्स के नाम बताएगा। कह रहा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ एंड एंटी पैरासिटिक ड्रग इविरमेक्टिन कंटिन्यू टू फाइंड अ प्लेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड डिजीज डिस्पाइट अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ लो सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस। कह रहे दोनों दवाइयाँ जो हैं, HCQ आप जानते हैं और एक आइवरमेक्टिन है ना, कह रहे दोनों आज भी जारी हैं अपना प्लेस फाइंड करना। इन्होंने आज भी जारी है अपनी जगह बनाए रखना ट्रीटमेंट के लिए माइल्ड डिजीज़ के बावजूद, साफ साफ एक जिक्र के इनकी लो सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस के। तो दुनिया भर में इनके एविडेंस पे लो सर्टेनिटी है। दुनिया ने बोला है कि भाई ज़्यादा हमें देख करके इनको लगा नहीं दोनों दवाइयाँ काम करती हैं, लेकिन ICMR आज भी अपनी गाइडलाइंस में दोनों को लिख करके बताता है कि ये दोनों काम करेंगी। समझ गए ना। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इंस्पाइट ऑफ बोल दो, नॉट विथस्टैंडिंग बोल दो। ड्रग और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वर्ब है कंटिन्यू। कह रहा देयर इज एन आर्गुमेंट दैट डॉक्टर्स बैटलिंग अ डिजीज दैट हैज सो फार डिफाइड अ प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट रेजीम कैन नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व द नेसेसरी क्लिनिकल इक्विपॉइस। कह रहे एक ऐसा आर्गुमेंट भी है, एक ऐसी दलील भी पेश की जाती है दैट वो ये कि डॉक्टर्स जो कि बैटल कर रहे होते हैं डिजीज़ को, डॉक्टर्स जो दिन रात लड़ रहे होते हैं बीमारी से, और कौन सी बीमारी जिसने अभी तक डिफाई किया है, जो अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिसरिगार्ड कर चुकी है किसी भी प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट रिजीम को। आपको लगता है बुखार आया तो बुखार की दवाई दे देता हूँ, प्रेडिक्टेबल रिजीम तो यही है, बुखार में बुखार की दवाई दें, लेकिन आपको पता लगा कि बुखार की दवाई से और कोविड बिगड़ गया। तो कह रहे हैं डॉक्टर्स जो कि एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जो कि कोई भी प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट रिजीम को फॉलो नहीं करती है ना, कह रहा है ये जो डॉक्टर्स है ना, ये डॉक्टर्स कैन नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व, ये हमेशा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं नेसेसरी जो जरूरी क्लिनिकल इक्विपॉइज है, क्लिनिकल बैलेंस है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स हैं जो सारा दिन कोविड से लड़ाई कर रहे हैं, है ना, कोविड से जूझ रहे हैं, अगर उनकी बात को मान लें और किसी ट्रीटमेंट को मान लें कि काम नहीं करती है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो हैं इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इतने ज़्यादा बिजी हैं कोविड से लड़ने में कि ये क्लिनिकल इक्विपॉइज बना ही नहीं पा रहे हैं, क्लिनिक के अंदर बैलेंस बना ही नहीं पा रहे हैं, रिसर्च को बैलेंस के साथ कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा आर्गुमेंट भी एक मिल रहा है ना। देखने वाली चीज़, आर्गुमेंट की वर्ब है इस, डॉक्टर्स की वर्ब है कैन नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व, कैन नॉट ऑब्जर्व है ना। दैट की वर्ब है हैज़ डिफाइड, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, डिजीज के लिए आया है। डिफाई करने का मतलब होता है डिसरिगार्ड कर देना, इग्नोर कर देना। रिजीम का मतलब होता है सिस्टम, ट्रीटमेंट रिजीम मतलब ट्रीटमेंट का अप्रोच। इक्विपॉइज एक पॉइज नाम के वर्ड से बना है, ये मैंने खबरी पे कराया हुआ आपको। पॉइज का मतलब होता है बैलेंस, इक्व मतलब बराबर। अगर आप इक्विपॉइज बना रहे हैं तो आप बराबरी का बैलेंस बना रहे हैं। इसी तरह से लिब्रा का मतलब भी बैलेंस होता है और इसी से वर्ड बनता है इक्विलिब्रियम। देखो रूट वर्ड से तोड़ोगे तो इजीली बन जाएगा, आपके लिए वोकैबुलरी बहुत इजी हो जाएगा। इक्विपॉइज और इक्विलिब्रा, इक्विलिब्रियम दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है रूट से अगर आप जाओगे तो, है ना। कह रहा अनलाइक डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, अ कलेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स सच एज द ICMR टास्क फोर्स हैज़ द कंफर्ट एंड डिस्टेंस टू डिस्पैशनेटली assess evidence and be very specific with its recommendation। कह रहा है एक कलेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स जो है, एक कलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स जो है जैसे कि ICMR की टास्क फोर्स है, कह रहा है बिल्कुल अनलाइक ऐसे डॉक्टर्स के जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं। भाई इन डॉक्टर को तो हमने मान लिया जो सारा दिन कोविड का इलाज कर रहे हैं, इनसे रिसर्च नहीं हो सकती, हम मानते हैं। कह रहा है लेकिन बिल्कुल इससे उल्टा अनलाइक ऐसे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स के ICMR की जो टास्क फोर्स का जो कलेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स है उसके पास कंफर्ट भी है, सुविधा भी है और डिस्टेंस भी है, वो दूरी भी है कि वो असेस कर पाएँ, वो जायजा ले पाएँ एविडेंस का डिस्पैशनेटली, बिना किसी बायस के। जो आदमी मौतें देख रहा हो सुबह शाम, है ना, उसको कभी भी कोई भी दवाई बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर आप मौतें नहीं देख रहे हो, हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो, लैब में बैठ करके रिसर्च कर रहे हो, तो आप डिस्पैशनेटली असेस कर पाओगे जो भी एविडेंस आपको मिली है। एक तो उनके पास डिस्पैशनेटली असेस करने का है कंफर्ट, और दूसरा है स्पेसिफिक होने का है, बी वेरी स्पेसिफिक, और किसके साथ, अपनी रिकमेंडेशन के साथ। तो ये लोग तो बिल्कुल साफ साफ आपको समझा ही सकते हैं क्या चल रहा है। ये कंफर्ट एंड डिस्टेंस जो है दो चीज़ों का है, पहला है टू असेस, दूसरा है टू बी वेरी स्पेसिफिक, है ना। ये टू यहाँ पे हमने ड्रॉप किया हुआ है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लग चुका है एंड के बाद में। और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। बिना किसी बायस के, न्यूट्रल होकर के किसी काम को करते हैं तो आप डिस्पैशनेटली करते हैं। कह रहे पब्लिसाइजिंग these at regular intervals serves to educate the public
about the evolving nature of treatment and be better prepared as future patients and caregivers। कह रहे पब्लिसाइज करने का काम जो है बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे सर्व करता है, वो काम इस मीन्स को पूरा करता है, इस काम को साधता है वो, है ना। सर्व करने का मतलब आपकी सेवा करना। तो ये काम जो है आपकी सेवा करेगा, ना केवल एजुकेट करने में लोगों को शिक्षित करने में, किस बारे में, इवॉल्विंग नेचर के बारे में ट्रीटमेंट के, कि ट्रीटमेंट का नेचर कितना इवॉल्व हो रहा है। आज से 6 महीने पहले हमें क्या लगता था, आज हमें ट्रीटमेंट क्या लगती है। कह रहे एक तो इस काम को, और दूसरा बेटर प्रिपेयर होने में और अच्छे तरीके से तैयार होने में फ्यूचर पेशेंट और केयर गिवर के तौर पे। तो अगर बार बार आप पब्लिश करते रहोगे तो लोगों को पता लगता रहेगा साइंस में नया क्या हो रहा है, कोविड में क्या नई चीज़ें हो रही हैं, है ना। पब्लिसाइजिंग की वर्ब है सर्व्स, और कुछ देखने वाला है नहीं। सर्व 2 कामों में करता है, पहला एडुकेट करने में, दूसरा टू बी बेटर होने में। यहाँ पे टू ड्रॉप्ड है। कह रहे दिस विल वर्क बेटर towards easing the pressure on doctors as well as in improving trust in systems that are designed to offer the best possible expertise। कह रहे ये वर्क करेगा और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से 2 कामों के पीछे। पहला काम है ईज करने का प्रेशर को, कम करने का प्रेशर को डॉक्टर्स के ऊपर, और साथ ही साथ इम्प्रूव करने का ट्रस्ट को, विश्वास को सिस्टम्स के अंदर। तो डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर कम होगा क्योंकि पब्लिक भी है, वो भी जानती है अब क्या हो रहा है ना। सारा काम जो है डॉक्टर को नहीं करना है। दूसरा, डॉक्टरों के अंदर लोगों का विश्वास भी होगा, और कह रहा है वो वाले सिस्टम में विश्वास होगा जो डिजाइंड है ऑफर करने के लिए सबसे बेहतर एक्सपर्टीज़ को। आप कितना भी गाली दे लो मेडिकल साइंस को, आप कितने भी कार्डों में बिलीव करने वाले आदमी हो, लेकिन कोविड का जब इलाज करने की बारी आती है, यही लोग हमारे काम आते हैं, डॉक्टर्स और इनकी एक्सपर्टीज़। तो क्यों ना इनमें ट्रस्ट किया जाए, और ये काम तभी होगा जब आप सही से इंफॉर्मेशन पब्लिक को दोगे, ताकि लोग भी डॉक्टर्स में सही तरीके से ट्रस्ट करें। समझ गए ना। आर्टिकल सिंपल था, थोड़ा लंबा हो गया, ग्रामर कॉन्सेप्ट लंबे थे। आ जाओ अपने क्विज पे। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि पहले वाले क्विज में 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, है ना, अब एक ही सही है। द फार्मासिस्ट हैव नीदर प्रिस्क्राइब द ड्रग नॉर हैव इट्स स्टॉक। कह रहा ना तो फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया इस दवाई को, और ना ही उसका स्टॉक इसके पास है। समझे मेरी बात को। ना तो वो कहता है मेरे पास दवाई पड़ी है, और ना वो कहता है इस दवाई को आप लो। अब इस सेंटेंस को अपने को करना सही। इन चारों में से कौन सा सही होगा भाई। आप नोर और नीदर की पोजीशन को देख लो। नोर के बाद में क्या आ रहा है, हैव इट्स स्टॉक। नीदर जो है ना, इससे पहले भी हैव आ रहा है और कहीं कहीं बाद में भी आ रहा है। क्या ये हैव और ये हैव सेम है? नहीं। ये प्रिस्क्राइब्ड है, मेन वर्ब, हैव है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे जो हैव आएगा वो रखने के लिए आएगा, मेन वर्ब बन के आएगा। तो सेंटेंस वो सही है जिसमें दोनों जगह हैव आ रहा है। जहाँ पे दोनों जगह हैव नहीं आ रहा वो सेंटेंस अपने आप में गलत है। समझ गए मेरी बात को। इस हैव को हमें रिपीट करना ही है क्योंकि ये मेन वर्ब बन के आएगा, स्टॉक को रखना है ना। और ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, इसको हमें लेना ही लेना है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में तो हैव आ ही नहीं रहा, ये आपके आंसर तो वैसे ही नहीं है। आंसर है आपका या तो ए या डी। अब मुझे बताओ, नीदर से पहले हैव को रखें या नीदर के बाद हैव को रखें? सोच के बताना। नीदर के बाद में आप हैव को रखेंगे, रीज़न क्या है? अगर आप पहले हैव को रख रहे हैं, जैसे यहाँ रखा हुआ है, ये हैव यहाँ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप क्या बताना चाह रहे हैं? इसी हैव को मैं यहाँ भी मान रहा हूँ, इसीलिए इसको मैं पहले रख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों जगह कॉमन रहेगा। ऐसा नहीं है, ये जो हैव है सिर्फ प्रिस्क्राइब से जुड़ा हुआ है, इसका इस वाले हैव से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा है तो इसको नीदर के बाद में रखा जाए। अब देखो, द फार्मासिस्ट नीदर हैव प्रिस्क्राइब द ड्रग नॉर हैव इट्स स्टॉक। नीदर के बाद में भी वर्ब, नॉर के बाद में भी मेन वर्ब। चलिए मुलाकात होगी अगली वीडियो में। क्विज है आपका क्लोज टेस्ट वाला, सब लोग इसको ट्राई दें। ये मैंने इजी बनाया है ना, बहुत इजी आपके सामने क्वेश्चंस पढ़े हैं। अगर आपने आसानी से पढ़ा होगा ध्यान से तो इजीली आप इनको कर पाओगे। आंसर्स मैच कर लेना, मेरे फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को मैं डाल रहा हूँ, और अपना स्कोर बताना आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले। अंटिल देन साइनिंग आउट।